हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे 11 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी हर एक वीडियो देखिए। इसी तरह मैं आपको नई-नई स्टोरीज सुनाऊँगा एंड अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है, जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो मुझे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपकी स्टोरी सुनाऊँगा। आज की कहानी किचकांडी नाम की एक चुड़ैल के बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। किचकांडी, जिसे किचकन्या भी कहते हैं, जो कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देखी जाती है। लोगों का कहना है कि किचकांडी एक खूबसूरत लड़की का अवतार लेती है और मर्दों को लुभाती है। वो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान धीरे धीरे लेती है, जैसे कि उनके शरीर को पूरा खोखला कर देना। लोग ये भी कहते हैं कि किचकांडी के बाल बहुत लंबे होते हैं और उसका शरीर एकदम सफ़ेद होता है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। किचकांडी को उसके पैर देख के हम पहचान सकते हैं। किचकांडी के पैर उल्टे होते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर किचकांडी ने हमारी आंखों में देखा और हमारी आंख उसकी आंखों से मिली तो हमारी मौत पक्की है। जब तक वो हमें मार ना दे तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। किचकांडी ज़्यादातर मर्दों को ही मारती है और वो औरतों को कुछ नहीं करती। मेरा नाम नीरज है और मैं तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर हर साल मैं एक महीने की छुट्टी लेके मैं यहाँ से वहाँ घूमा करता था। आप मुझे पार्ट टाइम ट्रैवलर भी कह सकते हो। मुझे घूमना बहुत पसंद था। तो ये बात 2018 की है। मैं उस टाइम पे नेपाल में घूमने गया था। वहाँ पे मेरी दोस्ती कुछ लोगों से हो गई थी। हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि मैं उनके घर ही रह रहा था। तो एक रात मेरे दोस्त विष्णु ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग जंगल में जाएंगे और फिर खाएंगे पिएंगे, दोस्त के ही खेत में जाके सो जाएंगे। मुझे भी उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मुझे पार्टी करना बहुत पसंद था। विष्णु के साथ उसके 2 दोस्त थे। और हाँ दोस्तों, मैं नेपाल के एक छोटे से गांव में था। मैं किसी कारण उस गांव का नाम नहीं ले सकता। हम लोग रात के 9 बजे ही जंगल के लिए निकल चुके थे। जंगल में पहुंचे और हम लोगों ने तकरीबन 2-3 घंटे तक खाया पिया और मज़े किए। अब रात के 2:30 बज चुके थे। हमने सोचा कि अब बहुत हो चुका, हम लोगों को अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वो इलाका इतना जंगली था कि जंगली जानवरों का डर था। और हम लोगों ने भी गाड़ी की चाबी कहाँ खो दी थी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्त का खेत तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। तो हमने सोचा कि चलते चलते ही जाते हैं, वैसे भी गाड़ी की चाबी मिलना मुश्किल है। मेरे दोस्त चलते चलते आगे निकल चुके थे। मैं थोड़ा पीछे रह गया था। मैं इतने नशे में भी नहीं था। मैंने सिर्फ आधी बोतल पी थी। मैं जैसे ही खेत के लाइन में आया, मुझे अचानक से पीछे से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। मैं वो आवाज़ सुन के घबराया नहीं था, क्योंकि अगर आप खेतों में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो इस किस्म की आवाज़ निकालते हैं। मैं 10 या 15 कदम आगे गया होऊंगा कि मुझे पीछे से किसी औरत के बुलाने की आवाज़ आई। मैंने बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की मुझे बुला रही थी। मैं आपको सच बोलता हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं उसे अपना दिल दे बैठा था। उसकी आवाज़, उसके बाल, मैं बस उसके लिए पागल हो गया था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं उस लड़की के पीछे ही चलते जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगल के अंदर अचानक ही वो लड़की गायब हो गई। मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जैसे होश आया हो। जब मुझे अच्छे से होश आया तो मैंने खुद को जंगल के बीचों बीच पाया और मेरा पैर उसी चाबी के नीचे था जिस चाबी को हम लोग ढूंढ रहे थे। मैं गाड़ी की चाबी लेके आया और फिर गाड़ी लेके दोस्तों के पास पहुंचा। दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, पर फिर भी मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। हर रात मैं वहाँ जाता
उस लड़की को देखता और वो लड़की के पीछे जाता और फिर वापस उसी रास्ते से आता। 5-6 दिन तक ये चलता ही रहा। मैंने तय किया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की से शादी करूंगा और फिर इंडिया चला जाऊंगा। उस रात को मैं उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की भी आई। मैं उससे कुछ भी बात करूं उससे पहले मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। मैंने जब उसके पैर देखे तो उसके पैर उल्टे थे। मैं तभी समझ गया था कि चक्कर क्या है, पर मैं उस लड़की को ये पता लगना नहीं देना चाहता था कि मुझे उसके बारे में समझ आ गया है। मैंने भगवान का नाम लिया और वहाँ से भागने की कोशिश की, पर शायद मेरी किस्मत में और कुछ लिखा था। मैं बस थोड़े आगे कदम गया हूँगा कि वो लड़की मेरे पास से ही गुजरी। वो लड़की इतना तेज भाग रही थी कि मानो सुपर बाइक हो ऐसी। मैं साफ साफ उसके उल्टे पैर देख पा रहा था। शायद उसके उल्टे पैरों की वजह से वो इतना तेज भाग पा रही थी। मैंने शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शिवजी का नाम लिया, माहौल जैसे अचानक से शांत हो गया। वो औरत भी गायब हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे करके अपने दोस्त के घर आया और उसको ये सारी बातें बताई तो विष्णु की नानी वही थी। उन्होंने कहा कि ये किचकांडी है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना तुम्हारी हालत क्या होती उसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर पाते। मैंने तो यही खैर मनाई कि मेरी ज़िंदगी बच चुकी है। मैं दूसरे दिन तुरंत ही इंडिया आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे ही एक दोस्त जो कि नेपाल में रहता है उसके साथ घटी थी। तो हुआ यूँ कि 2017 में मैं मेरे ही एक दोस्त जो कि नेपाल में रहता है उसे मिलने गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन उसके घर रह लो। वो नेपाल के ही एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मैं किसी कारण उसका नाम नहीं बता सकता, तो मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेके ये स्टोरी सुनाऊंगा। उसका नाम आप राजू समझ लीजिए। दरअसल राजू और मेरी दोस्ती ऑफिस में ही स्टार्ट हुई थी। मैं जिस ऑफिस में काम करता था राजू भी वही ऑफिस में काम करता था। हम लोग नेपाल पूरा घूमे। पूरा घूमने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब 2-3 दिन रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। एक रात हम लोग पहाड़ी इलाके से वापस आ रहे थे। किसी कारण राजू की बाइक मेरे पीछे रह गई थी और मैं आगे चलते जा रहा था। मैंने फिर पीछे मुड़ के राजू के पास बाइक को ले जाके रोका। तब राजू ने कहा कि वहाँ देख, झाड़ियों में कुछ दिख रहा है। जब मैंने झाड़ियों में देखा तो मुझे एक औरत जो कि लाल साड़ी में थी वो एक रोड के कोने से दूसरे रोड के साइड जा रही थी। मैंने बोला कि अरे यार, ये लगता है कोई लड़की है, शादी से भाग के आई होगी। तो राजू ने कहा कि शायद यार, चलना पूछते हैं जाके। मैं बहुत डरपोक था तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं नहीं आऊँगा, तू ही जा। पता नहीं वो लड़की थोड़ी ही देर में कहीं गायब हो गई। राजू उसके पीछे चला गया। तकरीबन आधे घंटे तक राजू वापस नहीं आया। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये कहीं फंस गया होगा, इसलिए मैं उसे ढूंढने गया। जब मैं उसे ढूंढने गया तो राजू जंगल के दूसरे तरफ वही देखते हुए खड़ा हुआ था। जब मैंने जाके उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे नींद में जागा हो ऐसे बिहेव करने लगा। उसने कहा कि यार, मुझे वो लड़की पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे बोला कि तू पागल है क्या, तू वो लड़की को अच्छे से जानता भी नहीं और ये कैसे कर सकता है तू। उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता यार, शायद मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। वो जिद करने लगा। मैंने भी उसे बहुत समझाया पर वो नहीं समझा। फिर हम लोग वापस आ गए। उसने कहा कि वो लड़की कल से उसी समय पे रोज मिलेगी और 2-3 दिनों में हम शादी करने वाले हैं। फिर मैंने कहा कि पागल है क्या, अपनी ऑफिस है और हमें ऑफिस भी पहुंचना होगा। तो उसने कहा कि वो अब काम नहीं करेगा, वो यही नेपाल में अपने माँ बाप को खेती में मदद करेगा। मैं वो जवाब सुन के थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि उसने वो मुझसे गुस्से में कहा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, उसकी खुशी में ही
मेरी खुशी है। मैंने कहा कि यार देख, अगर ऐसी बात है तो मैं मेरी भाभी को देखना चाहूंगा। फिर वो भी मान गया। हम लोग दूसरे दिन रात को वो लड़की को मिलने गए। मैंने जब उस लड़की को देखा तो मैं भी जैसे पागल हो गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। 2-3 दिनों में राजू शादी करके आ गया। सारे लोग इतने शॉक्ड थे कि राजू को इतनी जल्दी लड़की कैसे मिल गई, पर उसकी जिद के सामने घर वालों को झुकना ही पड़ा। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। हुआ यूं कि जिस दिन से राजू ने शादी की थी, उसकी तबीयत उस दिन से ही बिगड़ने लगी। उसके घर में पूजा पाठ सब कुछ बंद हो गया। मैंने सोचा कि मेरा दोस्त है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने भी ऑफिस से लीव ले ली। वो दिन ब दिन सूखते जा रहा था। अब उसकी शादी को 4 दिन हो चुके थे। वो लड़की पता नहीं मुझे अलग ही लग रही थी, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे और वो ज्यादातर दिन में कुछ काम नहीं करती थी, पर जैसे ही रात होती वो जैसे एक्टिव हो जाती। 5वीं रात की बात है। मैं दूसरे कमरे में सोया हुआ था। मुझे राजू के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने सोचा कि मैं अगर अंदर जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे राजू कर्रा रहा हो। शर्म को साइड में रखते हुए मैं कमरे में गया तो देखा कि राजू के पैर से वो लड़की उसका खून पी रही थी और राजू बेहोशी में शायद कर्रा रहा था। मैं वो देख के डर गया था, इसलिए वापस आ गया। 7वां दिन आया। मैं उठा और राजू को उठाने की कोशिश की तो राजू उठ नहीं रहा था और उसकी बॉडी एकदम सूख चुकी थी, जैसे कि उसके शरीर के अंदर का खून किसी ने पी लिया हो। उसके 2 दिन पहले मैंने राजू से इस चीज के बारे में बात की, पर वो जैसे उस लड़की के पीछे पागल हो गया था। मैंने अपने दोस्त को खो दिया। अचानक से कहीं गायब हो गई थी। उसे पूरे गांव में ढूंढा पर वो नहीं मिली। बाबा जी से बाद में बात की तो ये पता चला कि वो एक किचकांडी थी। मैंने जब पहली बार सुना तो पापा से पूछने लगा कि ये किचकांडी क्या होती है, तो बाबा जी ने कहा कि किचकांडी वो आत्मा होती है जो कि मर्दों को लुभा के उन्हें मार देती है। मैं वो सुन के डर गया था और दुखी भी था कि मेरा दोस्त अब जिंदा नहीं रहा। मेरा नाम हर्षद है और ये कहानी मुझे मेरे ही एक दोस्त जो नेपाल में रहता है उसकी दादी ने सुनाई थी। तो हुआ यूं कि मैं मेरे दोस्त के घर नेपाल में घूमने गया था। मेरा दोस्त खेतों में रहता था। हम लोगों ने उसकी दादी से भूतों के बारे में पूछ लिया, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भूतों के बारे में सुन रहा था और मैंने किचकांडी के बारे में भी बहुत सुना था। तो दादी ने कहा कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है जो कि वो कभी भुला नहीं सकती। उन्होंने कहा कि रात में खेत का काम खत्म करने के बाद वो और उनके पति दोनों मिलके घर जा रहे थे, तो किसी कारण उनके पति थोड़ा आगे चलने लगे और मेरी दादी पीछे चलने लगी। वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगे। अचानक से मेरी दादी को रास्ते में किसी के झाड़ू मारने की आवाज सुनाई दी। वैसे मैं आपको बता दूं, खेत के और घर के बीच का रास्ता जंगली एरिया है। मेरी दादी ने जब थोड़ा अंदर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके बाल बहुत लंबे हैं, वो उसके बालों की मदद से नीचे झाड़ू मार रही है। मेरी दादी उसी समय समझ चुकी थी कि ये किचकांडी है। मेरी दादी भाग के वापस आ गई। वो किचकांडी भी उनके पीछे पड़ गई थी, पर उन्होंने जैसे तैसे करके भगवान का नाम लिया और घर वापस आ गई। घर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति तो पहले से ही घर में हैं। उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने ही उनको आगे जाने के लिए कहा था, क्योंकि उनको बाथरूम के लिए वहां रुकना था, पर यह हो ही नहीं सकता। मेरी दादी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मेरी दादी कहती है कि यह थोड़ी देर के लिए आंखों का धोखा उन्हें हो चुका था। ये घटना मैं कभी नहीं भूल सकती। उसकी हंसी, उसका चेहरा, वो देख के मुझे आज भी डर लगता है। मैंने देखा कि जब वो स्टोरी सुना रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे और उन्हें ठंडी जैसा महसूस हो रहा था। मैं समझ गया था कि किचकांडी को सच में देखना बहुत ही डरावना होगा। सोचिए कि आप और
आपके दोस्त मिलके कहीं बाहर ट्रिप के लिए गए हैं, पर वो ट्रिप आपके लिए सबसे डरावनी साबित हो तो आप क्या करोगे? या ट्रिप के दौरान आपकी मुलाकात किसी चुड़ैल से हो जाए तो आज की कहानियां भी ऐसी ही होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं असम के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जनवरी 2019 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं उस टाइम बीएससी के फर्स्ट ईयर में थी और मैं हॉस्टल में रहती थी। मेरा घर हॉस्टल से तकरीबन 150 किलोमीटर का था। अचानक एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने मेरे घर वालों को फोन किया तो उन्होंने बोला कि वो दूसरे शहर में है, तो उनके लिए उसी रात आना मुमकिन नहीं होगा। वो अब दूसरे दिन रात को ही मुझे लेने आएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में मैंने टेस्ट करवाए पर सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। पता नहीं क्यों मेरी धड़कनें अचानक से बढ़ जाती थी और मुझे जोर का बुखार भी आ चुका था। दूसरे दिन शाम को मेरे पापा और मेरा भाई मुझे लेने आए। मैं उन्हें देख के खुश हो चुकी थी क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि शायद मुझे कुछ हो जाए ना, क्योंकि डॉक्टर्स को भी मेरी प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे पापा ने कहा कि नेहा बेटा चलो हम अब घर जाते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड्स को भाई बोल के घर जाने निकल गए। मेरे पापा और मेरा भाई आगे की सीट में बैठे थे और मैं पीछे थी। पीछे कोई भी नहीं था। हमारी गाड़ी बड़ी थी। पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास भी कोई बैठा है। सच बोलूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि कोई औरत मेरे पास बैठी है। मैंने जब इसके बारे में मेरे पापा से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। फिर मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, क्योंकि किसी औरत का मेरे पास बैठना मुमकिन ही नहीं था। पापा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था और मेरे पापा मुझे ही देखे जा रहे थे। हर 5 मिनट में मेरे पापा पीछे मुड़ के मुझे देखते। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था, पर तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर आगे जाके मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मुझे अचानक से घबराहट जैसी महसूस होने लगी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से हमारी कार खराब हो गई। वो सुनसान इलाका था। पापा ने मुझसे बोला कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि चक्कर क्या है। फिर पापा ने बोनट खोल दिया। भाई ने कहा कि इंजन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा, तब तक मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ। मेरे भाई को किसी ने लिफ्ट दे दी और वो मैकेनिक बुलाने के लिए चला गया। मेरे पापा फिर मेरे पास आए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा कि बेटा तुम्हें तो ज्यादा ही बुखार है। मैंने फिर मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई औरत बैठी है, प्लीज पापा मेरी मदद कीजिए, प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी और मुझे डर भी लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। मैं अचानक से मेरे पापा से लिपट गई। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, पर फिर भी मेरी हालत खराब ही होती जा रही थी। एक पल तो ऐसा आया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पापा ने कहा कि तुम 15 मिनट तक बेहोश थी और पता नहीं बेहोशी में क्या बड़बड़ा रही थी। मैंने फिर मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी आंख बंद हुई और जब खुली तो आपसे ये सुना कि मैं 15 मिनट बेहोश थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई मैकेनिक को लेके आ गया। मैकेनिक ने कार चेक की तो उसने कहा कि भाई साहब तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा। फिर वो मैकेनिक अपने कार में जुट गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी कार ठीक हो गई। फिर हम लोगों ने मैकेनिक को उसकी जगह छोड़ा और फिर वापस हमने हमारा सफर जारी रखा। तकरीबन और 20 किलोमीटर आगे गए होंगे कि एकदम से जंगली इलाका शुरू हो गया और अब तो हद ही हो चुकी थी। मुझे एक औरत सच में मेरे पास
बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसका शरीर जल चुका था, उसका चेहरा जल चुका था, उसकी आंखें चमक रही थी। अब मैंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इतना जोर से चिल्लाई कि शायद मेरे पापा के कान ही फट गए होंगे। फिर मेरे भाई ने गाड़ी साइड में रोक दी और मेरे पास आके मुझे उन्होंने कस के पकड़ लिया। मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा, अभी अभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा, मुझे लगता है कि वो औरत मुझे मार डालेगी। प्लीज़ पापा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा ने कहा कि तुम सपना देख रही हो बेटी, तुम सोई हुई थी। पर मैंने कहा कि पापा, ये हो ही नहीं सकता, मैं जाग रही थी। पर पता नहीं मेरे पापा एक ही बात को रिपीट करते जा रहे थे। अचानक से मेरे पापा के तेवर बदल गए। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो मेरे पापा ही ना हो, और मेरा भाई भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था। उन्होंने फिर आगे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अचानक से मेरे भाई का बैलेंस छूटा और हमारी गाड़ी पलट गई। हम तीनों का एक्सीडेंट हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई और मेरे पापा दर्द से कर्रा रहे हैं। उनका एक पैर टूट चुका था और मेरे भाई की हालत बहुत खराब थी। उसके छाती के नीचे का भाग पूरा कुचल गया था, पर पता नहीं अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। एक गाड़ी हमारे पास से गई, पर उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मैं चिल्लाते रही, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, पर उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था और थोड़ी देर में वो हुआ जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैंने वही औरत को मेरे पापा के पास आते हुए देखा। अब मेरे पापा भी मेरी बात पे भरोसा कर चुके थे कि मैंने जो उनसे कहा था वो सच था। वो औरत धीरे धीरे पापा के पास आई और वो औरत मेरे पापा के छाती पे चढ़ गई और मेरे पापा का गला दबाने लगी। मेरा भाई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, पर उस औरत पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं अचानक से मेरे पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वो सुन के वो औरत पीछे हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे भी अब हिम्मत मिल चुकी थी, तो मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। वो औरत अब पीछे चले जा रही थी। अचानक से वो औरत हवा में ही कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक कार आई। वो लोगों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। तकरीबन 6-7 महीने तक मेरे भाई को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। तब जाके मेरे भाई की हालत ठीक हो पाई। उसका पैर काम नहीं करता और मेरे पापा भी एक पैर से चलते हैं। उस रात ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी थी। हम लोगों ने फिर पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आत्मा मेरे पीछे पड़ी थी। उसने हॉस्टल से ही तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे पापा ने उस औरत को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो एक्ट कर रहे थे कि जैसे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर उस आत्मा को थोड़ी भी भनक हुई तो वो सबकी जान भी ले सकती है। और जब उसे मौका मिला तो उसने तुम लोगों पे हमला कर दिया। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम लोग जिंदा हो, वरना शायद तुम लोग मर जाते। पंडित जी ने मुझे एक लाल धागा दिया और उन्होंने कहा कि ये धागा तुम पहने रहना और उसे कभी भी मत उतारना। तब जाके मेरी तबीयत और मेरा डर कम हुआ। तब से लेके अब तक मैंने धागा पहन के रखा है, पर पता नहीं 2 दिन पहले ही मेरा वो धागा टूट गया। तब से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी तबीयत अच्छे रहे और वो चुड़ैल से या फिर किसी भी भूतिया शक्ति से मेरा सामना ना हो। बस भगवान से यही दुआ है मेरी।